गांधी जी के तसव्वुर वाला पंचायती निजाम ही आखिरी शख्स तक इंसाफ पहुंचा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका मानना था कि जब पंचायत राज पूरी तरह से कायम हो जाएगा तो राय आम्मा के जरिए वो सब किया जा सकेगा जो तशद्दुद के जरिए कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। उनका इशारा यकीनी तौर पर स्वराज की जानिब था। पंचायती इदारों को मजबूत बनाने और उन्हें आईनी दर्जा दिलाने के मकसद से 73वीं आईनी तरमीम को 1992 में पार्लियामेंट के जरिए मंजूर किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को मुल्क में नाफिज हुआ। इस तरमीम के तहत आईन के 90 बाब का उन्वान पंचायत रखा गया। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 ए से 243 ओ की दफात इसमें शामिल की गईं। आईन में एक नया 11वां शेड्यूल शामिल किया गया, जिसमें 29 एग्जीक्यूटिव मज़ामीन को शामिल किया गया और पंचायतों को इन पर अमल करने का इख्तियार दिया गया, जिनमें ज़राअत, ज़मीनी इस्लाहात यानी भूमि सुधार का काम और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, चकबंदी, पानी की सिंचाई और आबपाशी का निज़ाम, वाटरशेड एरिया की तरक्की, मवेशी पालना, डेयरी इंडस्ट्री और पोल्ट्री फार्मिंग, माहीगीरी की सनत, फार्म और जंगलात, जंगल की पैदावार, छोटी सनतें, खादी ग्राम कारखाने, देही रिहाइश, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, आबी गुजरगाह और दीगर मुवासलाती निज़ाम, देही बिजलीकारी और बिजली की तकसीम, गैर रिवायती तवानाई या एनर्जी के तरीक़े, गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम, तालीम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं, फ़न्नी तरबियत और पेशावराना तालीम, सेहत और साफ सफाई, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और दवाखाने, फैमिली वेलफेयर, ख्वातीन और बच्चों की तरक्की, समाजी बहबूद, माजूर अफराद और जहनी माजूरी के शिकार अफराद की देखभाल, कमज़ोर तबके और दर्जे फहरिस्त ज़ात और कबाइल की तरक्की, तकसीम का निज़ाम, कम्युनिटी के असासों की देखभाल वगैरह ये सब इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पंचायत के निज़ाम को 3 लेयर सिस्टम के तहत रखा गया और रियासतों को पंचायत के इलेक्शन और फंड के लिए पाबंद किया गया। आज की पेशकश में आइन की 73वीं तरमीम पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारा इस ख़ास प्रोग्राम में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नुमान। भारत की पहचान गाँव से होती है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ स्वराज बल्कि ग्राम स्वराज की भी भरपूर वकालत की। वो भारत के सियासी निज़ाम में ग्राम पंचायत को उसकी बुनियाद मानते थे और एक ऐसा पंचायती निज़ाम जहां पंचायतें अपने मामलात के लिए खुद मुख्तार हों। आज़ादी के बाद मुल्क में एक मरकज़ी हुकूमत कायम हुई, लेकिन कुछ मामलात को, कुछ इलाकाई मामलात को इंतज़ामी इकाइयों को सौंप दिया गया और इनमें एक मुंतखब पंचायत का निज़ाम भी शामिल है। एक लंबे अरसे तक पंचायत के हुकूक़, उनके इख्तियारात पर बहस होती रही, गुफ्तशुनीद होती रही और फिर 1992 में 73वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पंचायतों को एक निज़ाम दिया गया, एक आईनी हैसियत मिली। आखिर इन तमाम उमूर के साथ साथ हमारी पंचायतें कितनी खुद मुख्तार हुईं और भारतीय जमहूरियत को मजबूत करने में उन्होंने क्या रोल अदा किया, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं माहिर कानून जनाब VN आलोक साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर AP भानु। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले VN आलोक जी से जानना चाहूँगा कि सर, आपका एक लंबा तजुर्बा है, पब्लिक फाइनेंस से भी आपका एक लंबा टीचिंग का तजुर्बा रहा है। जब हम बात करते हैं मुल्क की तरक्की की, मुल्क की मजबूती की, तो आज़ादी के बाद पंचायतों को एक ऐसा निज़ाम देना जहां हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं या वहां ग्राम के ऊपर, एक गांव के ऊपर एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहां वो अपने मामलात खुद तय करें, अपनी तरक्की के वो खुद जिम्मेदार बने, कितना अहम था। और इस पर ये 73वें अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको इतने लंबे अरसे के अंदर क्यों इतना वक्त लगा? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की वकालत की, एक संविधान बनाया महात्मा गांधी के वक्त में, इसको गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है जी। उसको श्रीमन नारायण ने लिखा था, जिसमें गांधी ने उनका फॉरवर्ड लिखा था। वो जो संविधान गांधी का था और जो हमारा संविधान है, दोनों एकदम अलग हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है।
जो हमारा संविधान है वो 1935 का जो अंग्रेज़ों का संविधान था उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। गांधी का जो संविधान था उसमें ग्राम स्वराज की बात की गई थी। ज़मीनी तौर पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहीं की सरकारों द्वारा मुहैया कराई जाए, इसकी बात गांधी के संविधान में कही गई थी। पर उसका बहुत मुखालफत हुई और संविधान में उसको एक छोटी सी जगह दी गई। फिर कोई 40 साल तक हमारी जो देश की व्यवस्था रही वो फेडरल सिस्टम 2 लेवल पे आइडेंटिफाई किया गया, एक यूनियन एक स्टेट। राजीव गांधी ने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा यूनिट हो गया है तो नीचे की पावर थोड़ी नीचे भी दी जाए। उन्होंने संविधान संशोधन लाने की कोशिश की, वो फेल हो गया, एक वोट से फेल हो गया। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने उसी संविधान संशोधन के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई और वो उसको लेके आए। 22 दिसंबर 1992 में ये पार्लियामेंट से पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को ये मुकम्मल हो गया, क्योंकि स्टेट से भी इसको सहमति मिलना ज़रूरी था। तो 24 अप्रैल 1993 में जो संविधान संशोधन किया गया उसके तहत एक पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जिसके कई सारे अनुच्छेद हैं जी। उस अनुच्छेदों के तहत पंचायतों को कार्य करने की शक्ति दी गई, उनको टैक्स कलेक्ट करने की भी शक्ति दी गई और उनको ये भी कहा गया कि वो जो राज्यों से भी उनको जो राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, उसका ट्रांसफर्स होगा, उनके अपने इलेक्शंस होंगे हर 5 साल के बाद। तो पिछले कोई 31 साल हो गए हैं, उन 31 सालों में ये अपनी गति से धीरे धीरे चल रहा है। कई राज्यों में ये काफ़ी स्पीड से चल रहा है, कुछ राज्यों में ये उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है जी। पर समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते जा रहे हैं। यहाँ पर अरविंद जी से जानना चाहूँगा कि जब हम इसके मकसद की बात करते हैं कि अगर हम इस 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आखिर इसका अहम मकसद क्या था? क्या हम अपनी पंचायतों को कहीं इख्तियारात देने में, या अगर हम आइन के तौर पर उनको तस्लीम करने में क्या कहीं चूक रहे थे, या इख्तियारात का एक अलग झगड़ा चल रहा था कि कहाँ किसकी पावर्स हों? देखिए नोमान साहब, एक बात मैं बताऊं आपसे कि सारा संघर्ष जो आज़ादी के लिए, स्वराज्य के लिए हुआ, उसमें अगर आज के दौर में पंचायत अपने नहीं आ पाती एग्जिस्टेंस में, तो मुझे लगता है स्वराज्य का पूरा मीनिंग नहीं होता। इस बात से भी पता लगता है कि जब संघर्ष चल रहा था उस समय ये जो पंचायती राज सिस्टम की बात है वो उस समय पर भी थी। आप जान सकते हैं कि 1920 में एक पंचायती राज एक्ट था, उसमें पंचायती राज सिस्टम का प्रोविजन दिया गया था। गांधीयन व्यू जो था स्वराज्य का, उसमें स्वराज्य का उनका अहम व्यू, जो अंदर का व्यू ये था कि जो स्वराज्य की हमारी कल्पना है, स्वराज्य का हमारा जो सोच है वो गांव से लेकर के ऊपर आए, ऐसा ना हो कि टॉप से लेकर के बॉटम में जाए, मीन्स बॉटम से लेकर के ऊपर जाए जी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, क्योंकि गांधी के 2 सिद्धांत रहे, एक उनका सेल्फ गवर्नेंस का सिद्धांत था और एक डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत था। अब पंचायती राज सिस्टम 73 अमेंडमेंट के द्वारा ला दिया गया तो ये दोनों ही उनके सिद्धांत पूरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि छोटे लेवल पर भी, जहां पर डेमोक्रेसी कहती है कि हर आदमी को अपना एक अधिकार हो, हर आदमी को अपना पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, हर आदमी की एक वॉइस हो, हर आदमी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे जी, वो इस पंचायती राज सिस्टम से वो पूरा हुआ और हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में आ गया। 1950 से पहले भी ये कवायद थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अगर आप जाकर के देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें भी भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन साहब, तमाम सारे ऐसे मेंबरान्स उसके जो थे, उन्होंने पूरी वकालत की कि भाई नहीं, ऐसा ना हो कि सेंटर और स्टेट ही हो, वहाँ पर एक छोटे तबके पर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जा कर के भी सभी सिटीजन्स को राइट मिलना चाहिए।
तो जब उस राइट की बात आप कर रहे हैं, जैसा कि अभी बताया कि 1989 में भी इस पंचायती राज सिस्टम को लाने की कोशिश की गई, पर 1992 में वो पूरा आ पाया। और सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये ऑब्जेक्टिव है कि गांधी के जो दो सिद्धांत थे, डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा उनका सेल्फ गवर्नेंस का, वो पूरा हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन से एक सवाल निकल करके आता है जो मैं आलोक जी से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट और इधर ग्राम पंचायत, इनको किस तरह से बैलेंस किया गया है। अगर मैं अधिकारों की बात करता हूँ, इनके इख्तियारात की बात करता हूँ, तो इस तरमीम के ज़रिए 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए किस तरह से बैलेंस किया गया है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत 3 त्रिस्तरीय पंचायतों की गणना की गई, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और गांव के स्तर पे। जहां कहीं भी जनसंख्या आपकी 20 लाख से कम है, वहाँ द्विस्तरीय पंचायतों की बात की गई और इनको कहा गया कि ये अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे। अब समस्या आती है कि कौन सी पंचायत कौन सा कार्य करती है। तो इसका निपटारा जो राज्यों की असेंबलीज हैं वो करें, वो बताएं कि कौन सी पंचायत कौन कौन सा कार्य करेंगी, कौन सी पंचायत कौन कौन से कर वसूल करेंगी। वो कौन कौन से एरियाज हैं जो पंचायतों को दिए गए हैं? पंचायतों को जो एरियाज दिए गए, उसमें पूरी दुनिया में जो आपकी स्थानीय सरकारें होती हैं, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वो साफ़ सफाई का कार्य करती हैं, बगीचों की देखभाल करती हैं, पेयजल की व्यवस्था करती हैं, और आपकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, इस सब के कार्य करती हैं। साथ साथ इशुएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे कार्य जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट करती है। इसमें हुआ ये कि एक अनुच्छेद है 243G। 243G में कहा गया कि पंचायत विल वर्क एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करेंगी, और इसके तहत एक 11वीं अनुसूची संविधान में लगा दी गई। अब ज़्यादातर लोगों का विश्वास ये है, जो 11वीं अनुसूची है, इसमें जो 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, संविधान उसको सब्जेक्ट्स कहता है, फंक्शंस नहीं कहता पर ज़्यादातर लोगों का विचार ये है कि ये सारे फंक्शंस हैं। जैसे 7वीं अनुसूची में केंद्र के और राज्यों के फंक्शंस का बंटवारा किया जाता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब एरियाज। उनको लगा ये भी इसी तरीके से पंचायतों को दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप 243G को अच्छी तरह पढ़ें तो उसको पता लगता है कि केंद्र और राज्यों को इसमें स्कीम्स बनानी है इन सब्जेक्ट्स पे, जिनका पंचायतों के थ्रू क्रियान्वयन कराना है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, बट उन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पंचायतों को खुद ही करने चाहिए, उनको करने चाहिए। लेकिन जहां हम बात करते हैं स्टेट्स के इख्तियारात की, कि स्टेट्स जो हैं वो अपने अधिकार, हमेशा हर स्टेट चाहती है कि ज़्यादा अधिकार हों। अरविंद जी, क्या जब पंचायतों को अधिकार देने की ये बात हुई, उस वक्त जब हम ये 73rd अमेंडमेंट लेकर के आ रहे थे, क्या कुछ खदशा था स्टेट्स को? क्या उनके एतराज़ात थे और कहाँ उनको दिक्कतें पेश आ रही थी कि अगर इस तरह से हम उनको एक आईनी हैसियत दे देंगे और हम तमाम इख्तियारात उनकी तरफ दे देंगे तो हमें कहाँ कुछ परेशानियाँ आएंगी? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, और ये भी कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरली फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस प्राइमरली फेडरल स्ट्रक्चर को श्योर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के मेथड से ऐसा किया गया। फॉर एग्जांपल कि 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट कहा गया। अब तीसरी लिस्ट भी आ गई 1973 के बाद में जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 यूनिट हो गया, सेंटर यूनिट, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और एक जो है पंचायत वाला वो भी यूनिट हो गया। तो अब इसमें आप देखिएगा कि डिविजन्स हो गया। लेकिन इसकी एक जो दूसरा एस्पेक्ट है, वो दूसरा एस्पेक्ट ये निकल करके आ रहा है कि जो 11 शेड्यूल है
11वीं शेड्यूल है उसमें जो 29 सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं वो 73 से पहले स्टेट उन पर एक्सरसाइज कर रहा था पावर्स, तो वहां से उनकी अब देखिए डिवीजन हो गया। तो हालांकि है वो स्टेट के अंतर्गत ही, स्टेट के अंतर्गत है, लेकिन स्टेट बिल्कुल ये सोचता है कि हमारी जो पावर्स थी उसमें से डिवीजन कर दिया गया जी। एक छोटा सा लेकर के आ गए। लेकिन तब भी कहाँ ऐसी बाउंडेशंस हैं स्टेट्स के लिए कि जहाँ इलेक्शन करवाने या उनको फंड देना क्या कुछ लाजमी किया गया है? इसके बाद आलोक जी से जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा था कि राज्य सरकारों से अगर आप पूछें तो उनकी कोई ख़ास इस पे इंटरेस्ट नहीं निकल के आता। ख़ास तौर से कुछ सरकारें जो हमारे आप देखें देश के हमारे नॉर्थ की साइड पे जी उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाई नहीं देता। पर कुछ सरकारें हैं जो केरल की हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की हैं, या त्रिपुरा की ले लें आप, या कर्नाटक की ले लें। अब आजकल उत्तर प्रदेश में भी पंचायतों को काफ़ी तवज्जो देनी शुरू कर दी है पिछले 5-6 सालों से। तो उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। उनके अपने पॉलिटिकल सिस्टम के तहत कुछ लोग ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं। जो CPM पार्टी है, उनके पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नीचे लेवल पे काम करते हैं, तो उनके लिए जाहिर सी बात है। जो स्टेट्स आपने बताई इसमें अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, हाँ बिल्कुल। यानी ये सब अपने तौर पर अगर करना चाहें हाँ तो कर सकते हैं, कर सकते और जो जिन स्टेट्स का आपने जिक्र किया, क्या ये तमाम स्टेट्स वाकई अच्छा रिजल्ट दे पाई हैं? कि मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा जी। अभी कहा कि जैसे फेडरल सिस्टम है हमारा फेडरल सिस्टम अभी भी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करता है। जो भी कोई कहता है कि ये 3rd टियर हो गया है, 3rd टियर एक्चुअल में नहीं है। ये प्रदेशों से ही, राज्यों से ही पावर का ट्रांसफ़र उनके पास किया जाता है। अब स्टेट के ऊपर है कौन सी पावर दे, कौन सी पावर ना दे। पहले भी ये स्टेट सब्जेक्ट था, आज भी स्टेट सब्जेक्ट है जी। पर फिर भी जो 73वें संविधान संशोधन में बहुत सारे मैंडेटरी प्रोविजंस, वो मैंडेटरी जो है मैं वो जानना चाह रहा था आपसे कि वो मैंडेटरी जो है वो जरूर बताएं कि वो हमारी स्टेट्स के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी कर दी गई हैं। एक तो आर्टिकल 243K के तहत हर 5 साल के बाद राज्य सरकारों को चुनाव कराने होंगे, पंचायतों के चुनाव कराने होंगे, और उसके लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका गठन करना होगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से वो चुनाव कराएगा हर 5 साल के अंदर। वो अपनी वोटर लिस्ट भी अपने आप बनाएगा जैसा चाहेगा। एक तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न। दूसरा मैंडेटरी प्रोविज़न है आर्टिकल 243I के तहत कि हर राज्य के अंदर एक राज्य वित्त आयोग की गणना की जाएगी। फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा जो स्टेट से रेवेन्यू का ट्रांसफर पंचायतों को करेगा। जी, ये दूसरी बात। एक तीसरी बात कि जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन के तहत 1/3 महिलाओं के लिए होगा। ज़्यादातर स्टेट्स ने 50% कर दिया, 1/3 से बढ़ा करके 50% कर दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब का भी आरक्षण उसमें किया जाएगा। ये तीसरी बात रही। मतलब अगर हम कानून की बात करते हैं, तरमीम की बात करते हैं, तो वहां 33%, और जो स्टेट्स अपनी मर्जी से जिन्होंने किया उन्होंने 50% कर दिया। 50%। ठीक। चौथी बात जो 73वें संविधान संशोधन में नहीं थी पर पंचायतों को उनका लेना देना है, वो 74वें संविधान संशोधन में की गई। वो आर्टिकल 243ZD, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उसका गठन किया जाएगा। जो बात गांधी कहना चाहते थे कि प्लानिंग जो है वो बुनियादी तौर पे हो, नीचे से प्लानिंग हो, उसके बाद स्टेट में जाए, स्टेट से यूनियन में जाए। तो ये 4 जो हैं वो मैंडेटरी प्रोविजंस 73वें संविधान संशोधन में किए गए। उसके तहत बहुत सारे बदलाव भी आए। साथ साथ 73वें संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि पंचायतों को कुछ कार्य भी दिए जाएंगे। जब कार्य दिए जाएंगे तो उसके लिए धन भी मुहैया कराया जाएगा, पैसे का भी इंतजाम हो। अच्छा, आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ाते हैं, आपका एक लंबा तजुर्बा है। उसी में मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कितना पैसा होगा, कौन तय करेगा कि किस पंचायत को कितना पैसा दिया जाए? क्या इसकी भी कोई बुनियाद बनाई गई है, कोई आधार है इसका भी?
इसका देखिए ऐसा है कि ये बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि अगर केरल की पंचायत आप देखें, ग्राम पंचायत, जी, तो उनका ऑन एन एवरेज साइज जो है वो कोई 50,000 के करीब है। 50,000 की पंचायत है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो उसका ऑन एन एवरेज साइज जो है वो सिर्फ 500 का है। तो 500 और 50,000 दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जो क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश की हैं यानी ब्लॉक पंचायत, उनका साइज और केरल की ग्राम पंचायतों का साइज बराबर हो जाता है। जी, तो सेंटर से एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, तो लास्ट फाइनेंस कमीशन बना 15वां वित्त आयोग, उसमें भी एक अनुच्छेद लगा दिया गया जिसके तहत पैसा केंद्र से राज्यों के द्वारा पंचायतों को पहुंचता है। जी, उसमें यह कहा गया कि हम प्रदेशों को इतना पैसा दे देंगे, प्रदेश सरकारें या राज्य वित्त आयोग उसका इंटर से डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज और किस किस पंचायत को कितना मिले ये करेगा। ये करें। अब इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जनसंख्या के हिसाब से करें, कि एरिया के हिसाब से करें, कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से करें, कि किसी सर्विसेज के का इक्वलाइजेशन हो इसके हिसाब से करें। ये आगे थोड़ा टेक्निकल आ जाएगा, लेकिन जहां फाइनेंस की बात हुई मैंने इसलिए चाहा क्योंकि फाइनेंस आपका फील्ड है, आप उसके ताल्लुक से ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि जब हम पंचायतों के लिए बजट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। हमारे साथ अरविंद जी भी हैं जिनका कानून से भी ताल्लुक़ है और संविधान पर भी पैनी निगाह है। जब अरविंद जी हम बात करते हैं हर किसी के लिए इंसाफ की, हर किसी के लिए जस्टिस की और जमहूरियत को हर एक कोने में पहुंचाने की, उसमें इस 73rd अमेंडमेंट ने क्या रोल प्ले किया है हमारी जमहूरियत को मजबूत करने में और हमारे कानूनी निज़ाम को हर जन तक पहुंचाने में? बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 73 अमेंडमेंट के थ्रू जी, जैसे यूँ समझिए कि प्रियम्बल में हमारे 4 गोल्स दिए गए हैं। पहला जस्टिस है, दूसरा इक्वलिटी है और लिबर्टी है और फ्रेटर्निटी है। अब जहाँ जस्टिस की बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जब ही होगा जब आप एक छोटे लेवल पर जाकर के उनकी आवाज़ को सुने, उनको पार्टिसिपेटरी मौका दें। अब देखिए 73 अमेंडमेंट के जरिए से ही तो वीमेन को रिजर्वेशन मिला, वहाँ पर जी, एसटी एससी को रिजर्वेशन मिला, मीन्स कि वो अपनी बात को कह सकते हैं। इक्वलिटी की बात करें, हर तबके को शामिल करने के लिए तो आप 73 अमेंडमेंट को अगर दिए गए 4 गोल्स हैं प्रियम्बल में, उनमें आप कनेक्ट करके देखते हैं तो मुझको लगता है कि 73 का रोल, 73 के इंट्रोडक्शन ऑफ जो पंचायती राज का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक बात और मैं ऐड करूंगा जो कि अभी पहले डिस्कशन में थी, कि जैसा कि मैंने कहा कि आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद और अब भी और कल भी हमेशा एक बात रहेगी कि हम एक फेडरल सिस्टम में ही रहेंगे। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है और वो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से किया गया है। 73 तक देखा गया कि 2 टियर सिस्टम था, स्टेट था और सेंटर था। अब 3 जो 3rd टियर सिस्टम है उसका भी वर्थ हो गया। माना कि वो स्टेट लिस्ट से जाकर के उसका बर्थ हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 73 में जब 3rd ईयर आ गया तो आगे आने वाले वक्तों में सिस्टम इस तरह से इवॉल्व हो कि जिस तरह से सेंटर, जिस तरह से स्टेट और 3rd ईयर दैट इज द पंचायती राज स्ट्रांगली वो एक फेडरल सिस्टम में आकर के फेडरल सिस्टम में आए और उनमें एक इंडिपेंडेंट शक्ति आए बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, और वो अपने जो उद्देश्य हैं जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को पूरा करें। यानी जो हमारा ये 3 टियर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पंचायतें जो हैं उनकी ताकत को और बढ़ाया जाए, उनके इख्तियारात को और बढ़ा करके इस जमहूरियत को मजबूत करने में उनके रोल को वाज़ेह किया जाए। यहाँ आलोक जी कुछ कहना चाहते थे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कहें। आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही, जस्टिस सबसे ऊपर है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी बाकी की सारी चीज़ें नीचे आती हैं। जी, पंचायतों को अगर सोशल जस्टिस का कार्य दिया गया 243G में, जी,
तो पंचायतों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कार्य क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल पैदा होता है। 4 राज्यों में और जबकि कदीम जमाने में पंचायतों की जिम्मेदारी यही थी कि वो पंचायतों की dispute को resolve करते थे। पंचायतों की जिम्मेदारी बिल्कुल यही हुआ करती थी। मुंशी प्रेमचंद की अगर आप कहानी पढ़ें पंच परमेश्वर, तो इसी तरफ इंगित करती हैं कि पंचायतों में जो बड़े 5 एल्डरली लोग हुआ करते थे, वो गांव के जो झगड़े होते थे उनका निपटारा किया करते थे। अब जो 4 राज्य हैं वो अभी भी ये कार्य करते हैं। जैसे ग्राम कचहरी का मॉडल है बिहार का, बड़ा अच्छा कार्य कर रही है बहुत ग्राम कचहरी। केरल में भी है, कर्नाटक में, पर केरल और कर्नाटका में ये एक्ट में नहीं दिया गया है। बिहार में और हिमाचल प्रदेश में एक्ट में दिया गया है। जी। पर बिहार में ग्राम कचहरी बनाई गई और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं। इलेक्टेड 2 तरीके से, एक तो आपकी डेवलपमेंट पंचायत हो गई जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दी गई, जी। दूसरी जो आपकी कोर्ट का कार्य करेगी। पर उनको सारे झगड़ों का निपटारा देने के मैं पक्ष में नहीं हूं। जी। मेरा कहना यह है जो आपके झगड़े होते हैं, जैसे जिसमें आपसी सहमति से आपसी सहमति में निकल सकता है, मीडिएशन और कंसिलिएशन का जो कार्य होता है, जिसके तहत अभी हमारा कानून भी आया है सितंबर 2023 में मीडिएशन का, एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उसमें पंचायतें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 5 करोड़ के जो आपके मामले लंबित हैं बहुत सारे कोर्ट्स में, उसमें छोटे छोटे जो झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, छोटे मोटे जमीन के झगड़े हैं, उसमें सारे एविडेंस वहीं के वहीं मौजूद हैं। यानी उस पेंडेंसी को भी हम पेंडेंसी को भी देख सकते हैं, कम कर सकते हैं। जरूरत क्या, अच्छा बड़ा सस्ता न्याय मिलेगा जी। और वो जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल आपकी जुबान है, उसी जुबान में जो है निपटारा हो जाएगा जी। तो इस कार्य को मैं समझता नहीं कि क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन ये ग्राम कचहरी का जो आपने ये कॉन्सेप्ट दिया है, क्या वाकई इस अमेंडमेंट में कहीं किसी दफा के अंदर इसको मेंशन किया गया है? नहीं, ये कहां से ये कॉन्सेप्ट आता है ग्राम कचहरी? ये ऐसा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। एक उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं ये नहीं कहता कि आप ग्राम न्यायालय या नीचे स्तर पे किसी भी तरीके के कोर्ट की रचना नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बट बड़ा स्पेसिफिकली ये 243G में या किसी भी और अनुच्छेद में खास तौर से नहीं कहा गया जी। अच्छा, उनके फैसलों की मान्यता यानी उसकी अहमियत कितनी होगी, क्या इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे आप कि उसको कितनी अहमियत दी गई? देखिए, उसमें जो झगड़े हैं, मीडिएशन हुआ या कंसिलिएशन है, ये तो ADR है जी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। ये 2 पक्षों में अगर वो उसको मानना चाहते हैं माने, नहीं मानना चाहते तो कोर्ट के दरवाजे अदालतें मौजूद हैं, वो जा सकते हैं जी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का मुझे लगता है कि अब तक जो बातचीत हुई, हमारे व्यूवर्स ने, हमारे नाजरीन ने बहुत कुछ पंचायत निज़ाम के बारे में जाना होगा और अभी इसके बारे में और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटे से वक्त के। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, उसके इख्तियारात की और हमारी जमहूरियत में उसके रोल की। हमारे 2 खास मेहमान, दोनों माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ एक सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे पास ईमेल के ज़रिए आया है कि जिसके अंदर लोग ये पूछना चाहते हैं, दोनों ही हमारे मेहमानों से उनका सवाल है कि हमारे मुल्क में 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतें हैं। सेहत और तालीम के मैदान में अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो इनके रोल को हमें और कितना बढ़ाना होगा? पहले AP भानु जी से चाहूँगा इस पर रोशनी डालें और उसके बाद आलोक सर। मैं फिर से इस सवाल को इसी तरह अटेंड करना चाहूँगा जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनियन लिस्ट, सब स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ये जो 11 शेड्यूल में जो लिस्ट लाई गई है वहाँ पर ले जाई जाए, एक जगह पर ले जाए, 3 टायर सिस्टम को तैयार किया जाए। जितनी स्टेट को जिस तरह से पावर्स हैं उस तरह से इस छोटी यूनिट को भी पावर आए। अब बात रहती है कनकरेंट में, जो हमारी लिस्ट में जो रेजिडरी पावर है वो सेंटर के लिए चली जाती है, इस पर सिस्टम बरकरार रहे। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं
जो लास्ट यूनिट है, जो बॉटम की यूनिट है, उसकी सारी पावर्स को, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन कर देते हैं और उसी तर्ज पर डिफाइन कर देते हैं जैसे एक स्टेट यूनिट वर्क कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जो बॉटम, जो पंचायती राज यूनिट है और स्टेट यूनिट जो मिडिल का, बीच का काम करेगी और सेंट्रल ऊपर का काम करेगी। तो जैसा कि अभी आलोक जी ने भी कहा कि सोशल जस्टिस में भी उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, उसका लिबर्टी में भी योगदान हो जाएगा, और जहां उनको मौका दिया गया है वो कर रहे हैं, जहां उनको मौका दिया गया है वो बखूबी उसको अंजाम दे रहे हैं। यहाँ आलोक जी से भी इसी सवाल के ऊपर एक रिएक्शन चाहूंगा। यस सर, सेहत और तालीम के मैदान में देखिए, पंचायतों को अगर सशक्त बनाना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, तो सबसे पहले आप उनका जो डोमेन, जैसे भानु जी ने बताया, उसका डोमेन निर्धारित करें कि पंचायतें ही इस कार्य को करेंगी, इसमें स्टेट की दखल नहीं रहेगी इसके अंदर। हाँ, अगर उस कार्य को वो करेंगी तो उसके तहत जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे मुहैया कराए जाएं, तो उनको कुछ टैक्स दिए जाएं। बट अब क्या हुआ है कि टैक्स जो है वो सारे के सारे सेंट्रलाइज हो गए। तो अगर सेंट्रलाइज हो गए तो जैसे 41% सेंट्रल टैक्सेस का स्टेट को जाता है, ऐसे 5% सेंट्रल टैक्सेस का पंचायतों को भी जाए। हाँ, ये भी तो 5% उनके पास जाएगा और वो उनको उन बुनियादी जो भी जरूरत है उनके लिए दिया जाएगा। ये दो बातें हुई। तीसरी बात जो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियली वो मजबूत होंगे। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक पंचायतों में एक सचिव होता है। जी, मैंने उत्तराखंड में देखा एक सचिव 17 पंचायतों का कार्य करता है। जी, अब कोई जिन्न तो है नहीं कि वो सब जगह जाएगा, सब जगह कार्य करेगा। तो उनके पास जितने ऑफिसर्स की जरूरत है, एक सचिव हो, एक अकाउंटेंट हो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, एक कर वसूल करने वाला व्यक्ति हो, इस तरीके के लोगों का भी वहाँ पे पोस्टिंग की जाए, यानी मैन पावर्स जो है मैन पावर्स दी जाए। और इनका सिलेक्शन भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे केरल में होता है, उन्हीं के तहत हो। उन्हीं के तहत, ये नहीं कि कोई मेरा भाई भतीजा बात के तहत किसी को भी लगा दिया, उसको इस तरीके से ना करके ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ उसको किया जाए। कॉम्पिटेंट सवाल और आ रहा है यहाँ पर ईमेल से, जैसे कि आपने विमेन रिजर्वेशन की बात कही, इसके अंदर कि कहीं मतलब कानून के मुताबिक 33% और जहाँ स्टेट्स ने चाहा वहाँ 50% कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि हमारी जो ख्वातीन की नुमाइंदगी को जो बढ़ाया गया है उसका क्या असर पड़ा ग्राम पंचायतों पर? देखिए, जो आपने बताया कि विमेन रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब वो सरपंच पति होता है वहाँ पर जी, तो वो प्रॉक्सी के तहत उसको चलाता है जी, प्रधानपति का जो वो। हाँ, मैंने सरपंच ससुर भी देखे हैं मारवाड़ एरिया में, अच्छा, राजस्थान में जी, जहाँ पे थोड़ी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं जी, तो जो घर का प्रधान होता है वो फादर इन लॉ होता है, तो फादर इन लॉ जो है वो पंचायतों को रन कर रहा है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये शुरुआत में ज़्यादा था, अब ऐसा नहीं है। अब आजकल जो चुन के आती हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी बहुत सारे लोगों से मिलती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो विमेन रिजर्वेशंस के तहत कुछ ना कुछ तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं, बट ये धीरे धीरे अपनी अपनी गति से बढ़ रहा है, अपनी अपनी गति से। भानु जी, आपका क्या इस पर जवाब रहेगा? अगर हम इस रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उनके रोल की बात करते हैं, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानपति, सरपंच पति वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वो एजुकेटेड हो रही हैं, जैसे जैसे उनकी समझ में उनके राइट्स आ रहे हैं जी। मैंने माना कि ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा देखा गया है कि गांव में अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, लेकिन सारे काम जो कर रहा है वो उनका पति कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, जागरूक है, अपने राइट्स से वो जानती है कि मेरे जो पंचायती राज सिस्टम क्या है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने अधिकारों को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपसे, जी जरूर, क्योंकि जिस फिलॉसफी के, गांधीयन फिलॉसफी के तहत ये आपकी विलेज पंचायत और गांव स्वराज्य की बात थी, उसमें एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस इन्वॉल्व हुआ जी। गांधी ने हमेशा कहा कि इंडियन रिपब्लिक और विलेज रिपब्लिक,
भारतीय गणराज्य और गांव गणराज्य। बहुत खूब। तो जब आप गांव गणराज्य की बात करते हैं तो उसी मींस पैटर्न पर, जैसे कि देश गणराज्य, भारत गणराज्य है तो वहां पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इसी तरह से इलेक्टेड हेड हुआ विलेज का। तो जब इस तरह से 3 यूनिट हमारी बन जाएंगी और उनका सेपरेशन हो जाएगा थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स, बिल्कुल हो जाएगा, उनको इंडिपेंडेंस हो जाएगी। जैसे आज स्टेट के अधीन हैं कि उनको सब फंड के लिए स्टेट की तरफ देखना पड़ रहा है, उनको फंड के लिए सेंटर की तरफ देखना पड़ रहा है। आलोक जी, वाकई ऐसी दिक्कत आती है कि अगर हमारी ग्राम पंचायतें ये चाहें कि कहीं वो कुछ डेवलपमेंट का काम करना चाहती हैं या उनको ज़्यादा किसी मुद्दे के ऊपर फंड की ज़रूरत है, क्या ये दिक्कत आती है कि स्टेट से उनको फंड नहीं मिल पाता है? अब भी देखिए, जो गांधी की परिकल्पना थी वो परिकल्पना उनकी थी, पर ऐसा नहीं गांधी की ओरिजिनल थी। पहले जर्मनी में भी ऐसा होता रहा, इंग्लैंड में भी होता रहा। इसको शब्द आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी, जिसको गांधी ने कहा ग्राम स्वराज। जी, स्वराज का मतलब है वैदिक वर्ड है। बहुत खूब। हाँ, वैदिक वर्ड है, इसका मतलब है कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्र रहना है। जी, जो जो ज़रूरतें ऐसी हैं कि जिसके लिए हमें किसी और पर निर्भर होना पड़े, सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों के लिए आप बाहर जाएं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मुहैया कराएं। और उसके लिए ये जो पंचायत हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल रोल अदा करती हैं। जी, इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नेंस है, गवर्नेंस के तहत बाकी की जो आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स, पेरेंट्स हैं, ये सारे लोग मिलजुल करके अपने आप में कम्युनिटी बनाते हैं। और ये कम्युनिटी गुजरात में बहुत अच्छी चलती थी पहले भी, इसी के तहत अमूल आया, और महाराष्ट्र में भी चलती थी, इसलिए वहाँ की पंचायतें काफ़ी सशक्त हैं अभी भी। पुराने ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो पंचायतें वहाँ पहले भी सशक्त थी, अब भी सशक्त है। यानी वो अपने रोल्स को लेकर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के ज़्यादा अवेयर है। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन बनाया गया जी, इसमें थोड़ा डिपेंडेंसी डाल दी कि आपको स्टेट पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब जब स्टेट पे डिपेंड होना पड़ेगा तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी भी आएगी, वहाँ पे इलेक्टेड लोग भी आएंगे, और वो जो एमएलए हैं उनको लगेगा कि ये मेरे लिए थ्रेट है, जो पंचायत का की नुमाइंदगी कर रहा है, इलेक्टेड आदमी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कहता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो चेयरमैन है उसको मैं क्यों सपोर्ट करूं। जी, हाँ, ये डिस्कस आते हैं इस तरह के सामने। ये सारी चीज़ें नीचे तौर पे इसकी समस्याएं आती हैं, इससे पंचायतों को हर दिन जूझना पड़ता है। तो किसी जगह पे जहाँ पे आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट की वो पंचायत को सपोर्ट करती है, वहाँ पर पंचायतें अच्छा खासा कार्य कर रही हैं। जहाँ पे स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सरकारें हैं, वो कहती हैं कि ये पंचायतें नहीं, हमारे जो पैरास्टेटस बॉडी होंगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो ही कार्य करेंगी, वहाँ पे फ्रिक्शंस आते हैं। जी, एक सवाल इसमें आप दोनों के लिए ये भी है कि जब हमने इस चीज़ की शुरुआत की तो एक कोशिश ये भी थी कि भ्रष्टाचार को, करप्शन को कम किया जाए। हमारी पंचायतों ने इस करप्शन को कम करने में कितना रोल प्ले किया है, ये दोनों से ही मैं अरविंद जी से भी जानना चाहूँगा पहले, और उसके बाद आलोक सर से भी जानना चाहूँगा कि आखिर करप्शन को हम कितना कंट्रोल कर पाए पंचायतों को इख्तियारात, उनको अधिकार देने के बाद। जी अरविंद सर। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, करप्शन की बात है, तो और कंट्रोल की बात है, मुझे लगता है कि 73 अमेंडमेंट ने एक राइट्स आगे बढ़ाए, और जहां राइट्स और पावर चलेगी वहां पर करप्शन साथ साथ चलेगा। और एक सेपरेट मैकेनिज्म की जरूर एक बात होगी कि वहां पे एक सेपरेट मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि वो करप्शन कम हो। और करप्शन पंचायत में जहां पर एक ग्रांट आ रही है वहां पर भी किया जाता है, पर करप्शन की तो बात है पूरी तौर पर, लेकिन उसको करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म, जो एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म सेटअप किया जाना चाहिए। जी, देखिए, करप्शन कब आएगा? करप्शन तब आता है जब आपके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके तहत टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल इंडिया की हम बात डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और पैसे का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बैंकों के थ्रू हो रहा है।
साथ साथ जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें अकाउंट्स और ऑडिट का भी उल्लेख किया गया था। अब पंचायतों में डबल एंट्री सिस्टम अभी तक नहीं है, बहुत सारी सरकारों में भी नहीं है जी। बट अभी एक निर्णय लिया CAG ने, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने, जी। जिसके तहत उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को की भी मदद से पंचायतों के अकाउंट्स बनाने के लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहा है। ऑडिट मैकेनिज्म्स थोड़ा और स्ट्रांग होने लगा है AG के थ्रू, जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है स्टेट का। तो वहाँ पे जैसे जैसे पंचायतों में पैसे का ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जी। अब ज़रूरत इस बात की है, जो स्टेट का लोकल फंड ऑडिट है उसका और AG ऑफिस है, इन दोनों का आपस में बातचीत हो। हमारे यहाँ सिस्टम में एक सबसे बड़ी समस्या ये है, साइलोस का सिस्टम रहता है। ये अलग कार्य करते हैं, वो अलग कार्य करते हैं, तो ये हो गया। तीसरी चीज़, ओम्बड्समैन और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जी। पंचायतों में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा किस पे खर्च हुआ, इसकी जानकारी भी वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, मैं नागरिक नहीं कहूँगा, वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं उसको आराम से मिल जाती है। तो करप्शन जो पहले जैसे मनरेगा में हुआ करता था, वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो चुका है। यानी जवाबदेही तय की गई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और हम जब डिजिटल इंडिया के अंदर हम दाखिल हो गए हैं तो हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया है। लेकिन इस लंबे अरसे में अगर हम 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं, 1992 की बात करते हैं, और आज हम 2024 में हैं, आखिर इस लंबे समय में हमने इस तस्वीर को कितना बदलते हुए देखा, हालात कितने बदले हैं, जो टारगेट सेट किए थे क्या उनको हम अचीव कर पाए, कितना अचीव कर पाए, ये भी एक सवाल अहम है। आप दोनों से ही जानना चाहूँगा अरविंद जी, कितनी तस्वीर बदली, कितना कामयाब हुए? देखिए, जहाँ तक ये पंचायती राज सिस्टम का बात है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी जिसने नहीं इसको सपोर्ट किया। पोस्ट इंडिपेंडेंट और प्री इंडिपेंडेंस दोनों में ये बात थी। उससे जब कांग्रेस की सरकार आई उसने भी इसी को सपोर्ट किया कि इस मैकेनिज्म को लाओ, इस मैकेनिज्म को लाओ। इस मैकेनिज्म को इसलिए लाओ कि हमारे जो सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी से पूरे होंगे। अब आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी देख लीजिए तो वो भी इस बात के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किए हुए हैं, और पंचायती सिस्टम के लिए तमाम सारी स्कीम और उसके जरिए से वो भी सपोर्ट करके उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी आशा में के तहत अगर किसी नागरिक तक पहुंचना है, उसको ट्रांसफर करना है, तो उसके अंदर भी पंचायतें ही एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। जी आलोक सर। देखिए, अगर आप का सवाल ये है कि 1993 में जी जी 24 अप्रैल में ये पंचायत का सिस्टम मुकम्मल हुआ, उसके बाद 31 साल हो गए, हम कहाँ पहुँचे हैं जी, तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जो मैं स्टडी हमेशा से करता रहा हूँ, 2009 से करता रहा हूँ। इसमें प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स को अवार्ड देते थे, उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन इंडेक्स, जी, कि पंचायतों को कितनी पावर डिवॉल्व की गई स्टेट के तहत। बहुत खूब। उसके कोई 26 पैरामीटर्स हैं जिसके तहत हम सारी स्टेट से डेटा कलेक्ट करते थे। जी। तो मेरी आखिरी स्टडी जो मैंने किया था वो 2014 में किया था, और अभी एक स्टडी अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को दिया है। जी। तो 2014 से 2024 10 साल के अंदर हमने 9% का इजाफा किया है। बहुत। हाँ, ये सारी स्टेट के तहत में हमने प्रेजेंट भी किया है। सारी स्टेट्स उन पैरामीटर्स को मानती भी हैं, मेथोडोलॉजी को भी मानती हैं। जी। तो 9% का इजाफा 2014 से 2024 के बीच में पंचायतों के डिवोल्यूशन का, जिसको हम सुपुर्दगी कह सकते हैं, हाँ, उसमें इजाफा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है, हमारा जो पैसे का ट्रांसफ़र का सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ है, जो पंचायतें अपने तहत जो कार्य करती थी वो इम्प्रूव हुए हैं, जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स थे वो इम्प्रूव हुए हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी पंचायतों के इलेक्टेड लोगों की भी और ऑफिसर्स की भी, उसके भी आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि पंचायतें पीछे जा रही हैं, पंचायतें आगे बढ़ रही हैं और मजबूती से बढ़ रही हैं। पंचायतें आगे बढ़ रही हैं और मजबूती से बढ़ रही हैं। उनके इख्तियारात पर आज हमने बात की, उनकी आईनी हैसियत पर गुफ्तगू हुई, और ये भी
बातचीत की गई कि आखिर अब आगे का सफ़र उनके लिए कितना जो है आसान होता जा रहा है। मैं अपने दोनों मेहमानों का आज की इस पेशकश पर रोशनी डालने के लिए, आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम नाज़रीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस पेशकश से, आज की इस गुफ्तगू से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होगी। हम आज की इस प्रोग्राम को यही मुकम्मल करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।